नमस्कार, आप देख रहे हैं यहाँ टीवी। मैं वरुण आपके साथ जुड़ चुका हूँ। राजधानी दिल्ली से नई खबर आती हुई कि आतिशी सिंह बन चुकी है अब दिल्ली की नई सीएम। जैसा कि हम जानते हैं कि आतिशी सिंह ने अभी करी है नई सीएम बैठक। सीएम ऑफिस में उन्होंने सीएम की कुर्सी को खाली छोड़ा, जिसके बाद उनका कहना है कि ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है और 3 महीने बाद इलेक्शन में वापस नियुक्त होकर वहां पे आके बैठेंगे, जिसका जनता ने काफी सोशल मीडिया पे विरोध किया। जनता का कहना है कि जब आतिशी सिंह जी को नया सीएम नियुक्त किया गया है तो वो सीएम का कुर्सी का अपमान क्यों कर रही है। आइए इस बारे में जानते हैं दिल्ली की जनता से और जुड़ते हैं अपने कुछ साथियों साथ जो कि हमारे ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट देंगे। सबसे पहले जुड़ते हैं अपनी साथी रितु के साथ, जो कि हमारे साथ जुड़ी है दिल्ली के भरत नगर से, और वहां से वो हमें बताएंगी जनता की क्या राय है आतिशी सिंह को लेकर। जी वरुण, मैं आपके साथ भरत नगर से जुड़ चुकी हूँ। तो चलिए यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं कि जब दिल्ली की नई सीएम आतिशी जी आई हैं, इस कुर्सी को उन्होंने लिया है तो देखते क्या क्या सुधार देखने को मिला है। हालांकि अगर मैं अपने उससे बताऊं तो एक तो सुधार ये भी देखने को मिला है कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार देखने को मिला है। वो कह रही हैं कि बजट पास करवाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी स्कूलों में आए, पढ़े और भविष्य उनका बने। तो चलिए इससे रिगार्डिंग लोगों से पूछते हैं। हेलो सर, जैसे कि आपको पता ही है कि आतिशी जी नई सीएम बनी है, उन्होंने कुर्सी ली है, तो क्या लगता है उन्होंने किस प्रकार से वो सुधार करेंगी या नहीं करेंगी। भी देखा जाए तो अभी सुधार के मामले में बोलूँ मैं तो स्वास्थ्य में उनका सुधार देखने को मिला। उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक बढ़ाए जाएंगे, तो क्या लगता है आपको होगा ऐसा कुछ? ऐसा 3-4 महीने में तो मुश्किल है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, पर मुश्किल है। मुश्किल, लेकिन वो ये भी तो कह रही है कि 3 महीने बाद जो सीएम अरविंद केजरीवाल जी थे वो ही दोबारा वो पद को लेंगे, तो इसको लेकर क्या कहना है आपका? वो कैसे कह सकते हैं कि दोबारा वही आ जाएंगे, कोई और भी तो आ सकता है। उन्होंने वो कुर्सी छोड़ी है, उसके सामने एक तो नई उसके बाद इलेक्शन होगा ना, इलेक्शन के बाद सुनिश्चित होगा। तो क्या लगता है अब वो इस पद को उन्होंने लिया है तो क्या सुधार कर पाएंगे? मुश्किल है। मुश्किल है, तो सूत्रों से ये पता चला है कि मुश्किल जैसा दिख रहा है कि नहीं कर पाएंगे, पर ये तो देखने और बोलने की बात है। चलिए तो एक बार मैं भी आपको बता देती हूँ। सुधार की बात की जाए तो स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिला है। स्वास्थ्य में इस प्रकार से सुधार देखने को मिला है कि मोहल्ला क्लिनिक या उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी और जो भी काम नहीं चल रहे मोहल्ला क्लिनिक में वो और तेजी से आगे दिखेंगे। और दूसरी बात की जाए कि शिक्षा में सुधार, जो कि बहुत ही नींव होती है भविष्य की, बच्चों की नींव होती है, क्योंकि विद्यार्थी जब आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या चल रहा है समाज में, तभी वो उस चीज़ को आगे बढ़ा पाएंगे और जो भी गलत चीज़ें चल रही हैं उसको रोकने में मदद करेंगे। और तीसरी चीज़ पर्यावरण पर देखी जाए तो पर्यावरण पर देखें तो प्रदूषण इतना लेवल हाई जा रहा है कि छोटे से छोटा बच्चा हर एक बीमारी का शिकार है, उसको हर एक बीमारी लगी हुई है। तो इस पर भी उन्होंने ध्यान देते हुए कहा कि इस पर भी चीज़ें की जाएंगी, पर किस हद तक की जाएंगी वो आगे देखने को मिलेगा। तो ऋतु, हम आपके पास वापस आएंगे। अब हम जुड़ते हैं अपनी अगली साथी निष्ठा चौहान के साथ, जो कि हमारे साथ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से जुड़ चुकी हैं। जी वरुण, मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से। और जैसे कि आपने अभी बोला कि आतिशी जी ने हमारे श्रमिक मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया है। दिल्ली सरकार ने अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की वृद्धि की है। उनकी जो वृद्धि है वो 17,000 से 18,000 कर दी गई है। और साथ ही जो आतिशी है उन्होंने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने एक बार फिर दिल्ली में न्यूनतम वेतन बढ़ाने का फैसला किया है। पूरे देश में दिल्ली में सबसे ज़्यादा न्यूनतम वेतन हमारे स्टेट में है, दिल्ली में। और साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि एक तरफ भाजपा शासित राज्य है जहां अभी तक कोई भी वृद्धि नहीं हुई है और जितनी वृद्धि आतिशी ने की है उससे आधी वृद्धि जो है वो भाजपा सरकार ने की है। इसका विरोध कर रही है भाजपा सरकार, लेकिन आतिशी जी ने इसको अब पूरा जोर लगाते हुए कहा है कि हमने ये बिल कोर्ट से पास करवाया है और ये बिल 1 तारीख तक लागू हो जाएगा। सभी मजदूरों को 18,000 जो उनका न्यूनतम वेतन है वो मिलने लगेगा। उन्होंने साथ ही साथ अपने सारी जो चीज़ें वो 10 साल के कार्यकाल में करते आए हैं वो बताई है कि दिल्ली ने आम लोगों के जीवन को बेहतर करने की बहुत कोशिश की है, चाहे वो 24 घंटे की बिजली फ्री हो, महिलाओं की फ्री यात्रा हो बसों की, या फिर बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो। साथ ही साथ मोहल्ला क्लिनिक जैसे कई दवाइयों से जुड़े, स्वास्थ्य से जुड़े सब चीज़ों में उन्होंने दिल्ली सरकार ने हर तरह से दिल्ली के लोगों को बेहतरीन जीवन देने की कोशिश की है। साथ ही साथ वो इस बात को बोल रही है कि जिस प्रकार से उन्होंने सिर्फ ये वृद्धि नहीं की है, उन्होंने इस चीज़ की भी मांग की है कि जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होती है डीए के अनुसार, उसी प्रकार से हर साल 2 बार मजदूरों की भी वेतन में बढ़ाई आनी चाहिए। चलिए निष्ठा, हम आपसे फिर से जुड़ते हैं।
अब जुड़ते हैं हम अपनी अगली साथी दर्पण के साथ, जो कि आम आदमी पार्टी को कवर करती हैं, और उनसे जानते हैं कि आम आदमी पार्टी पे क्या प्रभाव पड़ा है आतिशी सिंह के सीएम बनने से। जी वरुण, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कार्यालय पे और पार्टी पर क्या असर पड़ा है। आतिशी की दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने के बाद आम आदमी पार्टी में काफी मजबूती देखने को मिली है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी ने 21 सितंबर 2024 मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आतिशी के साथ 5 और लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली थी, जिसमें गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश हवालात शामिल हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। इससे पहले कांग्रेस की शीला दीक्षित और बीजेपी की सुषमा स्वराज महिला मुख्यमंत्री रही। इसी के साथ आतिशी दिल्ली की तीसरी सबसे यंग महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं और महिला चेहरा होने के नाते ये पार्टी में अहम भूमिका निभा रही हैं। और आतिशी एक निपुण नेता है जिन्होंने शिक्षा और प्रशासनिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आम आदमी पार्टी की शिक्षा सुधारों का नेतृत्व उन्होंने किया है और जब मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे तब भी उन्होंने आतिशी ने काफी ज्यादा उनका साथ दिया था और उनका नेतृत्व भी किया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी का मेन फोकस दिल्ली के विकास में सुधार करना है और नई नीतियों को लागू करना है। तो चलिए दर्पण, हम आपसे जुड़ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, देश भर में एक नया मुद्दा आ चुका है जिसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन, जिसको हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मंजूरी दी है, पर वो अभी तक सदन में पास नहीं हुआ है। तो चलिए जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, अपनी साथी स्नेहिल से। जी वरुण, जैसा कि आपने बताया, वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश के लिए। मैं आपको बता दूं, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यह है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के चुनाव एक साथ होगी। यानी ऐसा समझिए कि देश की सभी 543 लोकसभा सीट एवं सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 4134 सीट विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ा जाएगा। इसकी जो प्रस्ताव दिया गया था भाजपा सरकार द्वारा, इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अप्रूव कर दिया था। यह चुनाव को लेकर के वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी गठित की गई थी। इसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कह रहे थे। कमेटी के सदस्य ने 7 देशों की चुनाव व्यवस्था को देखते हुए यह निर्णय लिया है। अगर बात की जाए कमेटी ने क्या सुझाव दिए थे, तो सभी विधानसभाओं के कार्यालयों अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव और फिर दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा व स्थानीय निकाय चुनाव के लिए सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर ID कार्ड बनाने वाले हैं। लोकसभा के पूर्व सचिव SK शर्मा बताते हैं कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन से बहुत सारे फायदे होंगे, जिसमें से एक है चुनाव खर्च में कटौती। जैसा कि अगर बात की जाए कि जब अलग अलग केंद्र सरकार की चुनाव होते हैं और राज्य सरकार के चुनाव होते हैं, तो अलग अलग तरह पार्टी बजट निकालती है और उस हिसाब से बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। अगर एक साथ चुनाव की जाए तो बहुत ज़्यादा खर्च में कटौती हो सकती है। दूसरा, प्रशासनिक कार्यक्षमता में वृद्धि। चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने से नीति निर्माण और विकास कार्यों में रुकावट आती है। अगर 5 साल में सिर्फ एक बार आचार संहिता लागू होगा तो स्वाभाविक है कि प्रशासनिक कार्यों में बहुत ज़्यादा तेजी आएगी। देश में हर 6 माह चुनाव होने के प्रशासनिक मशीनरी के सुरक्षा बल की अत्यधिक दबाव पड़ता है। लुभावने वादे नहीं आएंगे सामने, जैसा कि हर पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो निकालती है, उसमें लोगों से वादे करती है फिर उसे पूरा नहीं करती है। तो इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें लाई गई है। हालांकि विपक्ष इसका बहुत विरोध कर रही है। उनका कहना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ EVMs भी हमें देखनी पड़ेगी और भी बहुत सारे कारण हैं जिसको लेकर विपक्ष विरोध कर रहे हैं। शुक्रिया स्नेहिल, हमारे दर्शकों को वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बताने के लिए। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यान TV और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।